नमस्कार बच्चों, आज अपन देखते हैं राजपूतों की पराजय के कारण। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था पाश्चात्य धारणा की सार्थकता, मतलब कितने वो राजपूतों की पराजय के लिए अपने तर्क उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका आपस की फूट। देश का सबसे महान शत्रु घर का भेदी तथा देशवासियों की आपसी फूट होती है। 7वीं सदी से पूर्व अफगानिस्तान तथा सिंध के हिंदू नरेश शेष भारत से विलग समझे जाते थे, मतलब वो अपने आप को अलग समझते। उस काल में उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती हिंदुओं को असभ्य समझा जाता था। सच बात तो यह है कि वहाँ के हिंदुओं में ग्रीक, पाथियन, हूण तथा कुषाण आदि लोग सम्मिलित थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि उनके रिवाज, रहन सहन पंजाब, दोआब व राजस्थान के लोगों से अलग थे। इस कारण जब सिंध पर अरब के मुसलमानों ने तथा अफगानिस्तान व पंजाब की सीमा पर महमूद गजनवी व गोरी ने आक्रमण किए, तो जो शेष भारत के लोगों ने उनसे विशेष रुचि नहीं ली, और जब वे आक्रमणकारी आगे बढ़े तो यहाँ राजाओं के आपसी झगड़े उनको ले बैठे। जयचंद और पृथ्वीराज की फूट तथा उसके परिणाम को अपन सभी जानते हैं कि आपसी फूट के कारण गोरी आगे बढ़ता गया और राजपूतों को पराजित करता गया। दूसरा कारण देखते हैं अपन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में शक्तिशाली शक्ति का अभाव। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को परास्त कर पंजाब व भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को यूनानियों से मुक्त करा दिया था। ठीक है। सम्राट अशोक ने भी अफगानिस्तान तक अपना पूर्ण प्रभाव रखा था, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में ऐसी शक्ति का अभाव हो गया। फिर आगे देखते हैं, गुप्त वंश के नरेशों ने उत्तर भारत में शक्तिशाली सरकार की स्थापना अवश्य की थी, परंतु वे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं कर सके। यही बात हर्ष के शासन के साथ लागू होती है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कई गणराज्य व स्वतंत्र राज्य स्थापित होते चले गए और उन्होंने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की और ध्यान नहीं दिया। इस कारण वे परास्त होते चले गए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणवाद। हिंदुओं की पराजय का तीसरा कारण जो डॉक्टर सरकार ने ब्राह्मणवाद बताया है। ब्राह्मणवाद के प्रभाव से प्रथम परिणाम तो ये निकला कि प्रशासन में ब्राह्मणों ने उच्च पद प्राप्त कर लिए। मंत्री पद पर पहुंचकर उन्होंने अपने स्वामी राजपूत नरेशों को मौत के घाट उतार दिया। इससे प्रशासन में अस्थिरता आ गई। काबुल राजा के मंत्री ब्राह्मण लल्ल ने अपने स्वामी लक्तोरमण क्षत्रिय राजा को कारावास में डालकर सत्ता हथिया ली, परंतु उसे सत्ता हथियाए 1 वर्ष भी नहीं हुआ कि वह याकूब से परास्त हो गया। इसका फल ये हुआ कि अफगानिस्तान जो सदियों से भारत का अंग रहता आया था, अब सदैव के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव में चला गया। सिंध का राजा दाहिर भी ब्राह्मण ही था। वह चच का पुत्र था और चच सिंध के राजा सहसियाय द्वितीय का मंत्री था, जो अपने स्वामी का वध कर सिंध का स्वामी बन बैठा था। इसके अलावा ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव से बौद्ध धर्म वाले भी हिंदू विरोधी हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वसाधारण व नैतिक पतन। सर्वसाधारण का नैतिक पतन। राष्ट्र निर्माण में जनता का नैतिक जीवन व उच्च चरित्र महान सहायक सिद्ध होता है, परंतु मध्य युग के प्रारंभ में उत्तरी भारत के लोगों का नैतिक पतन आरंभ हो गया था। लोगों में विलासिता की भावना घर करती जा रही थी। उनकी इस भावना का प्रतिबिंब हमें कोणार्क, खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है।
पृथ्वीराज चौहान की पराजय का एक यह भी कारण बताया जाता है कि वह सहयोगिता को प्राप्त कर विलासी अधिक हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में हिंदू नरेशों का परास्त होना स्वाभाविक ही था। इन कारणों के अलावा हम देखते हैं कि कुछ और भी कारण थे, सामान्य कारणों की श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण। भारत को विभिन्न जातियों व धर्मों का अजायब घर माना जाता है। भारत में जातियां इतनी अधिक संख्या में हैं कि वे विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं हैं। इन विभिन्न जातियों ने भारतीय समाज का रूप भी विभिन्न प्रकार का बना दिया है। सब जातियों की उस समय यह मान्यता थी कि देश की सुरक्षा केवल राजपूतों के कंधों पर ही है। अतः युद्ध विद्या राजपूतों के सिवाय और कोई वर्ग नहीं सीखता था। यह सत्य है कि उस काल में राजपूत तलवार के धनी, चरित्रवान एवं वीर योद्धा होते थे, पर उनमें धीरे धीरे विलासिता भी अपना घर कर रही थी। इस कारण वे निर्बल होते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त समाज में ऊंच नीच की भावना ने दृढ़ता से घर कर लिया था। ऊंच नीच की भावना ने समाज में एकता तथा भाईचारे की भावना को नष्ट कर दिया, फूट के बीज बो दिए। इसी कारण भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावना भी लुप्त होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त सामने का जो शत्रु था मुसलमान, एक जाति के होने के कारण एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान नहीं थी, इसीलिए उनमें भाईचारे का और वे एक होकर राजपूतों पर आक्रमण करते थे। यही कारण है कि हिंदू नरेशों पर विजय पा सके। दूसरा देखते हैं अपन धार्मिक कारण। भारतीयों की आत्मा धर्म मानी जाती है। हम धर्म के नाम पर अपना सर्वस्त्र न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, परंतु उस समय धर्म में मिथ्या आडंबर के गुण लग गए थे। इस मिथ्या आडंबर के कारण ही हिंदू धर्म का धीरे धीरे विनाश होने लगा, पतन होने लगा, और उसके पतन पर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों धर्मों के आविर्भाव से भारत में अहिंसा की भावना प्रबल रूप धारण करने लगी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारत में प्रचलित भक्ति मार्ग ने भारतवासियों के दिलों में क्रोध, अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध असहिष्णुता व घृणा के स्थान पर करुणा व कोमल भावों का सूत्रपात करना आरंभ कर दिया था। क्षत्रिय धर्म का अर्थ भी इस समय गलत लगाया जाने लगा। इस कारण भारतीयों में अपने शत्रु से लड़ने में वह जोश व उत्साह शेष नहीं रहा था जो मुसलमानों में धार्मिक विश्वास के कारण उस समय बना हुआ था। नेक्स्ट का था सैनिक कारण। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण सैनिक था। राजपूत लड़ना जानते थे, पर उनमें युद्ध विधि मुसलमानों की युद्ध विधि की तुलना में त्रुटिपूर्ण थी। अभी भी वह परंपरागत तरीकों से, परंपरागत हथियारों से ही युद्ध करना पसंद करते थे। राजपूतों ने मुसलमानों का सामना अपने पुरातत्व ढंग से ही किया। केवल राजपूत ही उस समय भारत के सैनिक होते थे, अतः देश की 3/4 से भी अधिक जनता देश की सुरक्षा व सैनिक कार्यों में रुचि नहीं रखती थी। राजपूत भी केवल अपने राजा के लिए युद्ध करते थे, न कि भारत माता के लिए। अतः जो ही राजा युद्ध में धराशायी होता या किसी कारणवश युद्ध भूमि से भाग जाता, तो समस्त राजपूत सेना युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर भागने लगती थी, चाहे वह जीत ही न रही हो। वह ये पलटकर भी नहीं देखती थी। इसके अलावा हिंदू राजा उस समय स्थायी सेना नहीं रखते थे। वे केवल अपने अधीन जागीरदार व सहयोगी नरेशों की सेना पर ही निर्भर होते थे। इस कारण उन्हें अपनी शक्ति का वास्तविक कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता था। स्वाभिमानी होने के कारण राजपूतों को एक नेता चुनने में बड़ी कठिनाई होती थी। युद्ध विद्या में अधिक पारंगत न होने के कारण
केवल आत्मरक्षीय युद्ध ही करते थे, मतलब सुरक्षात्मक युद्ध करते थे, आक्रामक युद्ध उनमें नहीं किया जाता था। युद्ध के विनाश का वे कोई प्रयास नहीं करते थे और जब वे युद्ध भूमि को कूच करते तो अपनी समग्र शक्ति समग्र भूमि में ही लगा दिया करते थे। वे सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक पीछे नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत मुसलमानों का सैन्य संगठन अच्छा था। वे घोड़े की पीठ पर युद्ध करते थे, जो हाथी और रथों से अधिक तीव्र गति से दौड़ते थे। तुर्की घुड़सवार उस समय समस्त एशिया में सर्वश्रेष्ठ थे, इसीलिए वह युद्ध में अधिक सजग रहते थे। राजपूत नरेश अपने आप को हाथी पर सवार होकर सेना के सबसे आगे अपने आप को सबसे पहले झोंक देता था। इसीलिए जब राजा घायल हो जाता था तो सेना राजा विहीन हो जाती थी, सेनापति विहीन हो जाती थी और वह राजा को न देखकर भागने लग जाती थी। जबकि मुस्लिम घुड़सवार अपने सुरक्षित सैनिक भी रखते थे और उनका जो सुल्तान होता था वह तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर पूरी सेना का निरीक्षण करता रहता था, पूरी युद्ध स्थल का निरीक्षण करता रहता था और वो अपने आप को सबसे पहले युद्ध में नहीं शहीद करता था। यही कारण था इनकी युद्ध नीति में और हिंदू मुस्लिम युद्ध नीति में। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक कारण। मुसलमानों से राजपूतों के हारने के राजनीतिक कारण भी थे। भारत उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उनके राजा अपने को पूर्ण स्वतंत्र समझते थे, अतः वे एक दूसरे से द्वेष रखते थे, दुश्मनी रखते थे, एक दूसरे से आप सहयोग करने में वह संकुचाते थे। प्रत्येक राजा को अकेले ही युद्ध करना पड़ता था, मानो वह केवल अपने और अपने राज्य के लिए ही लड़ रहा हो, संपूर्ण देश के लिए नहीं। घोर संकट के समय भी हमारे शासक मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी के लिए युद्ध न कर सके। इसीलिए उनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि राजपूत राज्य गोरी के आगे उसी प्रकार परास्त हो गए जिस प्रकार नेपोलियन के आगे जर्मन राज्य परास्त हो गए थे। इसके साथ ही राजपूतों में योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। वे नेतृत्व के क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों से जितना विरोध था उतना विरोध और कहीं नहीं दिखता था। राजपूतों की असफलता का कारण उनमें पर्याप्त प्रतिभा संपन्न नेताओं की कमी ही बताया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।